आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास में सबसे पहले टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है पाषाण काल है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी रिलेटेड रहेगा वो पाषाण काल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है। मतलब बोलता है कि सबसे पहले काल कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा काल हुआ। तो इसमें देखा जाए तो पूरा पाषाण काल क्या क्या है, सब धातु क्या क्या दे रहा है। तो इसमें सबसे जो होगा पूरा पाषाण काल होता है। सबसे पुराना क्या है, पूरा पाषाण काल है। और उसके बाद मध्य में है तो मध्य पाषाण काल है, उसके बाद नव पाषाण काल है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानना है तो देख लेते हैं। इसमें है कि ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल की समय अवधि, पूरा पाषाण काल की अगर समय अवधि के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 5 यहाँ पर लाख बोल सकते हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूरा पाषाण की टाइम ड्यूरेशन अगर कितना है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 5 से 10 लाख इसका हो गया पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल का अगर देखा जाए तो 10,000 से लेकर पूरा पाषाण लाख में है, मध्य पाषाण क्या है 1000 में है, यानी 10,000 से लेकर 6,000 तक है। अब यहाँ से है पूरा पाषाण काल की अवधि यहाँ पर क्या है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। 10 लाख बोल दिया था, यहाँ पर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है पूरा पाषाण काल को। अब 10 के बाद से 10 से लेकर 10,000 से लेकर 6,000 ईस्वी तक इसको मध्य पाषाण माना जाता है। और नव पाषाण अगर उसके बाद 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है नव पाषाण माना जाता है। अतः प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम होगा जो पहले क्या होगा पूरा पाषाण काल होगा, जो कितना है 5 लाख से 10,000 तक है। और मध्य पाषाण कितना तक है, मध्य पाषाण जो है 10,000 से लेकर 6,000 तक है। और नव पाषाण 6,000 से लेकर 1,000 तक के समय को क्या कहते हैं नव पाषाण काल कहते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख सकते हैं कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है। यानी डायरेक्ट पूछ रहा है कि भीमबेटका किस राज्य में है, ठीक है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका का मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि गुफा चित्रकारी का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है भारत में, तो कहाँ से मध्य प्रदेश से। होता ना कि गुफा में चित्रकार किया हुआ, तो ये मध्य प्रदेश से मिला है। अब भीमबेटका है कहाँ में, भीमबेटका जो है अब्दुल्लागंज में है। भीमबेटका कहाँ पर है अब्दुल्लागंज में है। अब्दुल्लागंज में रायसेन एक जगह है, उसका नाम मध्य प्रदेश में सब है। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रायसेन होगा और जगह का नाम क्या होगा अब्दुल्लागंज होगा, ठीक है। और उसके बाद में भारतीय पुरातत्व इसमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो थे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकानकर थे। उन्होंने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा तथा उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहास महत्व का भी खोज किया, ठीक है। तो ये भीमबेटका एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के, भीमबेटका में है। अब इसको खोज कौन किया था भीमबेटका को, वीएस वाकानकर, वही सबसे पहले देखा था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड में है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनका जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। उनका जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था।
इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। अब इनको क्या था? इनको ब्रिटिश के अधिकारी, मतलब ब्रिटिश अधिकारी के रूप में थे। जैसे बंगाल इंजीनियर जितना भी था, बंगाल का इंजीनियर सब लोग उसी के साथ क्या कर रहे थे? नियुक्त किया गया था काम करने के लिए। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में कब स्थापित किया? भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का 1861 में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में पत्थर के औजार मिलेगा? पत्थर ये तो क्या है? नया उपसान है, पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, लघु पाषाण तो है ही नहीं। इसमें जो है पत्थर का काम पहले ही होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अब पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले पूरा पाषाण के औजारों की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट ब्रूस ने किया। कब किया? 1863 ईस्वी में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। यानी कार्बन डेटिंग जो है आयु निर्धारण, किसका आयु निर्धारण करता है? जैसे कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। ठीक है। जीवाश्म और पुरातात्विकों नमूना की आयु को पता, जैसे खुदाई में कुछ मिलता है या जीवाश्म मिले, उसका एज पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जो है किसका निर्धारण के लिए? जीवाश्म और कुछ भी अंदर से खुदाई करके मिलता है। तो कार्बन डेटिंग का खोज कौन किया था? विलियर्ड लीवी ने की थी। कार्बन डेटिंग की खोज कौन किया था? विलियर्ड लीवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? उच्च पुरान पाषाण कालीन हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है यहाँ बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ में है? यूपी में है। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ की प्रतिमा यूपी की बेलन घाटी से प्राप्त हुई। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। उसके बाद संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब? मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ क्या है? एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग यहाँ 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती कितना साल पहले? तो 7000 साल पहले। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बुर्ज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है। जो बुर्ज होम है नवपाषाण स्थल में कहाँ में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ में है? जम्मू और कश्मीर में। नवपाषाण स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम से अनेक गर्तावास, मृद भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। यानी बुर्ज होम नवपाषाण स्थल है, कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद हम लोग 9 में देखते हैं। 9 में है मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया?
तो मध्यपाषाण युगीन, जो मध्यपाषाण युगीन जो था उसमें सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। मध्यपाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में हथनोरा में मिला कपाल का एक। हथनोरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लीस्टोसिन काल से मनुष्यों की प्रजाति थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने किया था। हथनोरा तो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। तो होमो इरेक्टस प्लीस्टोसिन काल से मनुष्यों की प्रजाति है। वह हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेष के खोज जब कपाल मिला था, यही ना खोज हुआ हथनोरा में ना, तो 1982 में कौन किया? अरुण सोनकिया ने किया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लग गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लग गया था? तो यह है नवपाषाण काल। सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ जो है नवपाषाण काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती, नवपाषाण कालीन बस्ती जो है उसका नाम है मेहरगढ़, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान। अब उसके बाद नवपाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अलेक्जेंडर वंश ने यूपी के सुहागी घाट में भारत के प्रथम शैली चित्र की खोज की। नहीं। तो उसके बाद है उड़ीसा के शैल कला में चित्र और उत्कीर्णन का एक ही शैलश्राय में विद्वान नहीं है। इसका आंसर 2 होगा। भीमबेटका जो है शैल चित्रों की खोज उस समय जब पुरातत्व वी.एस. वाकानकर ने भोपाल से इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे तथा उस स्थल को अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। 23 सेकंड वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं, इसका 2 आंसर राइट होगा। इसका हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। अलेक्जेंडर बर्न्स ने भारत में पहली शैल चित्रों की खोज नहीं की। अलेक्जेंडर बर्न्स ने भारत में पहले शैल चित्रों की खोज नहीं की। भारत में पहली शैल चित्र का खोज मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैल आश्रम में वी.एस. वाकानकर ने की थी। ऐसे तो अलेक्जेंडर बर्न्स था, लेकिन ऐसे पहले वी.एस. वाकानकर ने की थी। सोहगी घाट पहले चट्टान चित्रों की खोज के लिए सही स्थान नहीं है। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज तब हुई जब पुरातत्वविद वी.एस. वाकानकर ने भोपाल से इटारसी जाते समय ट्रेन की खिड़की से चट्टानों को देखा और स्थल का पता लगाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। यह कथन सही है। भीमबेटका शैल आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को का 100 धरोहर स्थल है। ये तो हो गया, पाषाण काल था, फिनिश हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके क्वेश्चन है कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के नलियों को ईंटों से बनाया गया था।
कैसा ईंट से? तो पक्का ईंट से। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, अर्नेस्ट मैके ने बताया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकलने का जो नली उली बनाया था वो कैसा ईंट से बनाया था? पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। जैसे लोथल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो हड़प्पा सभ्यता क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, इसे फेमस है। हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। अब खोज कौन किया था? जो खोज किया था कौन किया था? डॉक्टर एस आर राव। अब स्थित कहाँ पर है? अहमदाबाद में, गुजरात में है, भगवा नदी के किनारे। उसको तो लघु हड़प्पा कहा जाता है, इसको के नाम से इसको कुछ बोला जाता है। और लोथल से प्राग हुए प्रस्तुत क्या था? लोथल से संबंधित था। तो लोथल के स्थित कहाँ पर? गुजरात में है। अब लोथल की खोज कौन किया था? डॉक्टर एस आर राव। ये लोथल में ही क्या है? बंदरगाह है। तो उसके बाद लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो फारसी मोहर प्राप्त हुआ। 3 युगल समाधियां, एक साथ 3 को मतलब समाधि मिला है। उसके बाद बाजरे एवं धान के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लोथल से ही। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो यह है हड़प्पा। सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में कौन है? हड़प्पा। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ में है? मोंटमोगरी। हड़प्पा कहाँ में है? मोंटमोगरी पाकिस्तान में। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ यूपी भारत में है। कालीबंगा कहाँ में है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, भारत में है। लोथल अहमदाबाद गुजरात भारत में ही है। आलमगीरपुर मेरठ से चलते हैं। हड़प्पा कहाँ में है? पाकिस्तान में, मोंटगोमरी में। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ यूपी भारत में। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में। लोथल अहमदाबाद गुजरात में, भारत में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह तो क्या स्नान घर है? तो स्नान घर, इसका उपयोग अनाज रखने के लिए करता था, इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए करता था, इसका उपयोग शहर की पानी टंकी के रूप में यूज करता था, इसको खेती के लिए यूज करता था, क्या यूज करता था? तो इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए, जब पूजा पाठ होता था, जैसे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 का है, यहाँ से है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण, जिसको बोलते हैं विशाल स्नानागार, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण में तालाब में उतरने के लिए 9 सीढ़ी था। उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनाई गई थी। यह स्नानागार लगभग 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा। स्नानागार लगभग कितना? 39 फीट लंबा, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। इसका आंसर होगा, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, जब स्नान करना होता था, जैसे छठ में होता है। उसके बाद हम लोग 16 में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का है ये तो क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी। आलमगीरपुर, फिर से हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपन सतलज, सुतका गेंडोर तास्क। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपन सतलज, सुतका गेंडोर तास्क। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नृत्य करती हुई लड़के की मूर्ति ऊंचाई लगभग कितना है? नृत्य करती हुई जो लड़की है उसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो 11 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से
कांसे की निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी खोज किया था हड़प्पा स्थल को। अब उसके बाद यहाँ पर लिस्ट दिया प्रमुख सिंधु घाटी स्थल। अब खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है? तो पहला क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा का खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या है? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। आलमगीरपुर का कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का एस.आर. राव। कालीबंगा का बी.के. थापर तथा बी.बी. लाल। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का एस.आर. राव। कालीबंगा का बी.के. थापर तथा बी.बी. लाल। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। आंसर इसका रावी। अब देखते हैं प्रमुख सिंधु घाटी स्थल और उसके समीप कौन सा नदी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। आलमगीरपुर हिंडन। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा। रोपण सतलज। सुतका गेंडोर दास्क। सुतका गेंडोर दास्क। रोपण सतलज। सुतका गेंडोर दास्क। रोपण सतलज। लोथल भोगवा। कालीबंगा घग्गर। आलमगीरपुर हिंडन। मोहनजोदड़ो सिंधु। हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सुतका गेंडोर दास्क नदी। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967-68 में जे.पी. जोशी ने की थी।